शराब के नशे में डूबा बदमाश सो गया। अगले दिन जब वह जागा तो पूरी तरह से हैरान था। उसके फटे पुराने छेद वाले कंबल के नीचे एक गोरी सफेद कपड़ों वाली लड़की लेटी हुई थी। नजदीक से देखने पर उसने कंबल पर एक चमकदार लाल निशान देखा। अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा, जिसके साथ यादों का सैलाब आ गया। अचानक हुई पीड़ा से वह कराहा उठा, जिससे उसके बगल में लेटी युवती चौंक गई। उनकी नजरें मिलीं और उसी पल उसने उसकी जानकारी याद करने की कोशिश की। मुलान, स्कूल की सुंदरी, ज्ञान युवती और मेरी कर्जदार। मैंने अपनी कर्जदार के साथ सो लिया। यह सोचकर जियांग शाओबाई कांप गया। मुलान, जो उसके बगल में बैठी थी, अचानक सीधी होकर बैठ गई, कंबल को अपनी छाती से चिपकाकर जोर से चिल्लाने लगी। कृपया चीखना मत, जियांग शाओबाई ने भय और आतंक भरी आंखों से विनती की। वह इधर उधर देखने लगा। हालांकि वह इस युग में कभी नहीं रहा था, लेकिन उसे नियम अच्छे से पता थे। किसी लड़की की इज्जत खराब करना मौत की सजा वाला अपराध है। कृपया चीखना मत, ठीक है? मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं समझा सकता हूं, तुम नहीं चाहोगी कि कोई हमें इस हालत में देखे। क्या कहती हो? अगर तुम मान जाओ तो मेरे हाथ को काट लो। बहुत देर तक छूटने की कोशिश करने के बाद भी जब वह नहीं छूट सकी तो लड़की ने विरोध करना छोड़ दिया और धीरे से उसके हाथ को काट लिया, मानो सहमति दे रही हो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन कृपया चीखना मत। अगर तुमने चीख मारी तो मैं यहीं मर जाऊंगा। जियांग शाओबाई ने सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार किया और धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ दी। लड़की ने सच में फिर से चीख नहीं मारी, लेकिन उसकी नजरें लगातार उसी पर टिकी रहीं। जियांग शाओबाई को रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। मुझे अफसोस है, कल रात मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम अचानक मेरे घर आ जाओगी। मैं खुद को काबू नहीं कर पाया क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो। अब थोड़ा होश में आने के बाद उसे कल रात की कुछ झलकियां याद आने लगीं। असल में ये जियांग शाओबाई भविष्य से 1977 में आ गया था। इस शरीर का मूल मालिक ना सिर्फ अनाथ था, बल्कि आलसी, लालची और जुआरी भी था, जिसने बहुत सारा कर्ज जमा कर लिया था। आखिरकार वह इसी पुरानी हवादार झोपड़ी में नशे में मर गया, जिससे ट्रांस माइग्रेटेड शाओबाई को मौका मिला। हालांकि उसने अभी अभी ये शरीर लिया था और वह खुद भी पूरी तरह नशे में था। तभी मुलान जी कर्ज वसूलने आई। नतीजा ये हुआ कि शाओबाई ने जोर से सिर हिलाया। जो उसने किया था याद करके अंदर ही अंदर खुद को गाली देने लगा। सोचने लगा कि वह जानवर से भी बदतर है। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे मार डालो या यातना दो, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन उसकी व्याख्या सुनने के बाद भी लड़की का चेहरा ठंडा और भावहीन बना रहा, बिना कोई प्रतिक्रिया या शब्द कहे। मैं खत्म हो गया, अब कोई प्रतिक्रिया तो दो। अगर तुम अभी मुझे चाकू से मार दो तब भी मैं नहीं हिलूंगा। लड़की ने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक उठी, कंबल में खुद को लपेटा, कपड़े उठाए और बाहर भाग गई। शाओबाई की नजर बिस्तर की चादर पर पड़ी, जहां एक चमन अनुभव था। मैंने उसकी पहली बार ले ली। शादी से पहले कौन इतनी आसानी से खुद को दे देता है? श्याओबाई, श्याओबाई, देख तूने क्या कर दिया। इसी समय मूलान झी पहले ही कपड़े पहनकर ज्ञान युवती कंपाउंड में बेहोशी की हालत में पहुंच गई थी। जैसे ही वह अंदर घुसी, उसे एक व्यंग्यात्मक मजाक उड़ाने वाली आवाज सुनाई दी। अरे वाह, जल्दी आओ, हमारी स्कूल की सुंदरी आखिरकार वापस आ गई। मूलान झी ने उसकी परवाह नहीं की, सीधे अपने कमरे में घुसी, दरवाजा जोर से बंद किया और फर्श पर बैठ गई। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। हा हा हा, वो पूरी रात बाहर रही, कहीं किसी प्रेमी से मिलने तो नहीं गई थी। उस औरत की तेज आवाज ने उस सुबह बिस्तर में लेटी बाकी महिला ज्ञान युवतियों को जगा दिया। लियू रुयान, इतनी सुबह सुबह इतना चिल्ला क्या रही है? हाँ, हमें जल्दी काम पर जाना है, मुझे थोड़ा और सोना था, तूने जगा दिया, बहुत परेशान करती है। महिला ज्ञान युवती लियू रुयान इतने सारे लोग जागते देख तुरंत सक्रिय हो गई। तुम्हें पता नहीं है कि हमारी स्कूल की सुंदरी कल रात बाहर गई थी और अभी लौटी है? पता नहीं किसके साथ रात बिताई होगी, शायद किसी और के साथ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बाहर खा पीकर मजे से सो रहा है और इस गंदी जगह को तुच्छ समझता है। जो महिला ज्ञान युवतियां अभी भी आधी नींद में थीं, यह सुनकर अचानक जाग गई और हर एक के चेहरे पर गप्पे सुनने वाला भाव आ गया। लियू रुयान, बस करो, हम सब एक ही स्कूल से हैं, इतना तनाव बनाने की जरूरत नहीं। मेल लीड जो करता है वो उसका निजी मामला है, तुम हर समय उससे लड़ने और चौंचले करने की आदत छोड़ दो। लियू रुयान डांट खाकर चुप हो गई। फिर जिस महिला ज्ञान युवती ने मुलान झी के पक्ष में बोला था, वह उसके दरवाजे पर गई और धीरे से बोली, नानजी, शाओ युए, वो सही कह रहा है, मैंने गलत क्या किया? नानजी, क्या क्या हुआ? ठीक ठीक। शाओ युए, मुझे अफसोस है, अगले जन्म में फिर से सबसे अच्छी दोस्त बनेंगे। बाहर शैन युए चिंतित थी, जबकि अंदर मुलान झी पहले ही रस्सी लटकाकर कांप रही थी। उसने अपनी गर्दन रस्सी में डाली, उसके गालों पर दो धाराएं साफ आंसू बह रहे थे। एक धमाके के साथ उसके पैरों के तले कुर्सी लात मारकर गिरा दी गई। यह आवाज शैन युए को डरा गई, जो दरवाजे की दरार से झांक रही थी। नहीं, मदद करो, लान युए आत्महत्या करने जा रही है। दूर खड़े जियान शाओबाई ने मदद की पुकार सुनी। जल्दी शाओबाई, दरवाजा तोड़ दो, लान युए रमरे में आत्महत्या करने जा रही है। जियांग शाओबाई तेजी से आगे बढ़ा और लकड़ी के दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया। वह कमरे में घुसा और मुलान झी को छत की शहतीर से लटकते देखा। उसे लगा जैसे वह बर्फ के गड्ढे में गिर गया हो। बिना सोचे समझे उसने तुरंत मुलान झी की बाहों को पकड़ा और उसे ऊपर उठाया, उसे बचा लिया। उसने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। मुलान झी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसकी आंखें धुंधली थीं। उसने पहले उसे देखा, फिर आसपास खड़ी महिला ज्ञान युवतियों को देखा, आंखों में आंसू भर आए। अचानक वह चिल्ला पड़ी, बाहर निकलो, तुम कमीनों, तुमने मुझे काफी ठेस नहीं पहुंचाई, अब मुझे मरना भी चाहते हो? वह जोर जोर से छूटने की कोशिश कर रही थी, श्याओबाई की आगोश से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन श्याओबाई ने और भी कसकर जकड़ लिया।
छोड़ दो, अगर मुझे मरना है तो मैं मरूंगी, गलती मैंने की है, तुमने नहीं, तुम मुझे क्यों पकड़े हुए हो? आसपास खड़ी महिलाएं आंखें फाड़े देख रही थीं। किसी नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी बाहर से फिर शोर सुनाई दिया। गांव का प्रधान आ गया। भीड़ अपने आप रास्ता बनाने लगी। एक दुबला पतला लेकिन तेज नजरों वाला बूढ़ा बहुतों के साथ अंदर आया। क्या हो रहा है? गांव के प्रधान लिन देमिंग को देखकर शाओबाई को अपनी पिछली जिंदगी की यादें आ गईं। ये लिन देमिंग गांव का प्रधान था और बहुत सम्मानित पुराना प्रधान था। ये मेरी गलती है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं। यहाँ कहना असुविधाजनक है। चलो गांव कमेटी चलते हैं, मैं साफ साफ बताऊंगा और उसे जवाब दूंगा। लिन देमिंग ने भौएं चढ़ाकर मुलान जी को देखा जो उसके सहारे खड़ी थी। मेरे साथ आओ। फिर शाओबाई प्रधान के पीछे पीछे मुलान जी को गोद में उठाकर चलने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे उतार दो, तुम इससे ज्यादा दूर नहीं चल सकते, दूसरों की परवाह मत करो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें जरूर जवाब दूंगा, बस तुम फिर से आत्महत्या करने की कोशिश मत करना, मैं कुछ भी मान लूंगा, मैं तुम्हें मरने भी दे दूंगा। मुलान जी अभी अभी ग्रेजुएट हुई थी। उसने कभी इतने सीधे और भावुक शब्द नहीं सुने थे। उसके कान से लेकर गाल तक लाल हो गए। वह बेहद शर्मिंदा थी। आंगन में अभी भी बड़ी भीड़ थी। वह आसपास की नजरों को देखने की हिम्मत नहीं कर पाई और बस शाओबाई की गोद में सिर छुपा लिया। इसी तरह वे गांव कमेटी पहुंचे। बेटा बताओ, असल में क्या हुआ? तीसरे मास्टर, कल मैं नशे में था। मुलान जी मेरे घर कर्ज वसूलने आई थी। नतीजा ये हुआ कि मैं नशे में था और शाओबाई को कल रात जो कुछ हुआ था सब बता दिया। मुनान जी उसके बगल में खड़ी थी, जमीन में गड्ढा ढूंढकर उसमें समा जाना चाहती थी। तुम बदमाश! तीसरे मास्टर, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। कितनी बेहया है, मेरे साथ बदतमीजी करके अब शादी भी करना चाहती है। लेकिन उसने मुझे पहले ही वैसा कर दिया है। लगता है शादी ही एकमात्र रास्ता है। चले जाओ, तुम सोचते हो कि तुम बस शादी कर लोगे, तुम जानते भी हो कि तुम किस किस्म के इंसान हो। वो सांस्कृतिक तारा है और शहर वापस जाने वाली है। क्या तुम जानते हो? तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब जबरदस्ती करना चाहते हो, सपना देख रहे हो। अब हालात यहां तक आ गए हैं, लगता है शादी करके गोली खानी पड़ेगी। वो नहीं चाहती, भले ही गोली लग जाए, तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। बूढ़े गांव प्रधान ने कुछ देर चुप रहकर मुलान जी को देखा, जो चुपचाप आंसू बहा रही थी। मौजूदा स्थिति में भले ही बाहर ना कहा जाए, गांव के ज्यादातर लोग अंदाजा लगा चुके थे। श्याओबाई की जान अब इस लड़की के जवाब पर निर्भर थी। बेटी, ये सब इस छोटे बदमाश की गलती है। बता अपनी सोच, चाहे मुझे मारो या यातना दो, तुम्हारी मर्जी। दादा लिन, मैं नहीं चाहती। खत्म हो गया। अभी अभी ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूं और इस तरह मरने वाला हूं। भगवान, क्या तुम मुझसे खेल रहे हो? इस सादगी भरे युग में बदमाशों को सच में गोली मार दी जाती है। इज्जत खो चुकी लड़की पर आरोप लगाना तय था। सबसे अच्छा समाधान शादी था। गांव प्रधान को मुलान की राय लेनी पड़ी, लेकिन मुलान के अगले शब्दों ने श्याओबाई को चौंका दिया। दादा निंग, मैं उसे मरते नहीं देखना चाहती, और भले ही वो मर जाए, ये बात कभी नहीं हुई जैसा दिखाया नहीं जा सकता। मैं नहीं चाहती कि वो मरे। तो तुम्हें मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। क्या तुम सच में तैयार हो? मुलान के सुंदर चेहरे पर संघर्ष का भाव आया। उसने पहले श्याओबाई के बारे में अफवाहें सुनी थीं। ये शख्स शराबी, जुआड़ी था और जब पैसे खत्म हो जाते थे तो गांव में मुर्गियां और कुत्ते चुराता था। उसकी बदनामी पूरे इलाके में थी। मैं इससे शादी करने से बेहतर मौत चुनूंगी। गांव प्रधान ने मुलान के चेहरे पर संघर्ष देखा और परेशान हो गया। वो जानता था कि ये लड़की अच्छी है, लेकिन इस बदमाश ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो श्याओबाई की खाल खींचना चाहता था। अरे बदमाश, आगे आकर इस लड़की को अपनी ईमानदारी क्यों नहीं दिखाता? मुलान, मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो मैं जियांग श्याओबाई अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें दे दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं कभी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं गोली खा लूंगा और तुम पर कोई शिकायत नहीं करूंगा। क्या बात है, ये लड़का इतना बोलने लगा कब से? इस बूढ़े को भी रुला दिया। क्या मेरे जैसे व्यक्ति को भी परिवार मिल सकता है? अगर मैंने मना कर दिया तो वो सच में गोली खा सकता है। मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती, तो तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? हाँ, मैं। मुलान का चेहरा लाल हो गया। वो कहना चाहती थी कि उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन बोलने से पहले जियांग श्याओबाई आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। लान जी, चिंता मत करो, अब हम अच्छी जिंदगी जिएंगे। तुम छोड़ दो। ये लड़का अभी भी वैसा ही बदमाश है। लड़की ने अभी हां तक नहीं कहा और वो पहले से गले लगा रहा है। अरे बदमाश, लड़की ने अभी हां नहीं कहा। किसने कहा तुम्हें गले लगाने को? लगता है सच में गोली खानी है। मैं बात कर रहा हूं, पहले लाठी नीचे रखो। आखिरकार गांव प्रधान के समझाने के बाद मुलान नांझी ने सच में हामी भर दी। आखिरकार शर्माते हुए वो गांव कमेटी से बाहर आई। देखने वाले दोनों को घूर रहे थे। सभी गांव वालों, कल से मुलान नांझी मू जिथिंग मेरी पत्नी जियांग श्याओबाई की पत्नी होगी। अगर कोई मेरे पीछे चुगली करने की हिम्मत करेगा तो जियांग श्याओबाई को बेरहम मत समझना, खासकर वो महिला ज्ञान युवती। अगर तुम फिर से बड़बड़ाई तो मैं कोई न कोई तरीका निकालकर तुम्हारी पूरी जिंदगी यहां दुख में बिता दूंगा। विश्वास नहीं तो आजमा कर देखो। दर्जनों लोगों में लियू रुयान का चेहरा टीचर द्वारा नाम पुकारे जैसा लाल हो गया और वो चुप हो गई। मुलान नांझी के कमरे में वापस आकर जियांग श्याओबाई ने कमरे को देखा और संतोष से सिर हिलाया। कमरा थोड़ा छोटा था, लेकिन उसके अपने से कहीं बेहतर था। पत्नी, तुम मेरी स्थिति जानती हो, तुम यहाँ कुछ दिन और रह सकती हो। जब मैं घर की व्यवस्था कर लूंगा तो तुम्हें ले आऊंगा। प्रिय लांजी, सुनकर उसके कान फिर लाल हो गए। वो एक कदम पीछे हट गई ताकि वो उसके सिर पर हाथ ना रख सके। तुम मुझे ऐसा मत बुलाओ। तो तुम्हें क्या बुलाऊं? पत्नी, बेबी, डार्लिंग?
तुम बेहया हो। मुलान नांजी का दिल जोरों से धड़क रहा था और वो जियांग शियाओबाई की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मैं 1 हफ्ते में सबसे ज्यादा लौटाऊंगा तुम्हें घर ले जाने के लिए। जियांग शियाओबाई का मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना और फिर मुलान नांजी को सम्मान के साथ घर ले जाना था। जियांग शियाओबाई, क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो? जिस पल जियांग शियाओबाई चौंका। मूर्ख लड़की, तुम मुझे बस आदेश दे सकती हो, चर्चा करने की जरूरत नहीं। तो अब तुम बाहर घूमने फिरने और जुआ खेलने नहीं जा सकते। हम साथ मिलकर अच्छी जिंदगी जिएंगे, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। ये सुनकर जियांग शियाओबाई के मन में तरह तरह के भाव आए। वो जानता था कि इन शब्दों का क्या वजन है। इस युग में अगर कोई लड़की खुद ये कहे तो इसका मतलब था कि उसने अपना दिल और आत्मा उसे सौंप दिया था। नानजी, चिंता मत करो, अब हम साथ मिलकर अच्छी जिंदगी जिएंगे। मुलान नानजी को जो जवाब चाहिए था वो मिल गया और उसकी ठंडी आंखों में हल्की खुशी झलक गई। इसे देखकर जियांग शियाओबाई ने फिर से उसका सिर सहलाया। ठीक उसी पल जब दोनों प्रेमी प्रेमिका जैसे लग रहे थे, दरवाजे के बाहर एक बेमेल आवाज आई। बोलने वाली मुनान जी की दोस्त शेन युए थी। अरे, मैं शायुए को भूल गई थी, जो मेरी चिंता कर रही थी। मुनान जी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मुलान ठीक होने वाली थी कि अचानक शरीर में तेज दर्द हुआ, जिससे वो फिर लाल हो गई। उसने उन्हें कुछ सलाह दी। अगर कोई मुझे परेशान करे तो मुझे बता देना, बस कुत्ते के भौंकने जैसा समझकर इग्नोर कर देना, और कोई बेवकूफ़ी मत करना, मैं संभाल लूंगा। इन निर्देशों के बाद वो सीधे बाहर चला गया। दोनों उसकी जाती हुई आकृति को देखकर स्तब्ध रह गए। अचानक अपरिचित सा लगने लगा। क्या ये वही बदमाश है जिसे हम जानते थे? अचानक वो इतना मर्दाना और जिम्मेदार कैसे हो गया? ये सोचकर शेन युए ने घूमकर अपनी सबसे अच्छी दोस्त को प्यार भरी नजरों से देखा। अरे मुनान जी, उसने तुम्हें कौन सी जादुई दवा पिला दी? तुम तो अभी आत्महत्या करने जा रही थी और अब देखो, तुम्हें थोड़ा सा भी अफसोस नहीं लग रहा? शायुए, तुम क्या बकवास कर रही हो? इसी बीच गांव प्रधान के पास जियांग श्याओबाई बोला, गांव प्रधान, मैं अपने पिता की शिकार वाली बंदूक वापस लेना चाहता हूं। बेटा, उस विचार को छोड़ दो। अरे, तुम्हारे पिता ने मुझे बंदूक इसलिए दी थी क्योंकि उन्हें डर था कि तुम भी अपने पिता के जैसा पहाड़ों में शिकार करते हुए मर जाओगे। सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता को जंगली सुअर ने सींग मार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी वैसा ही करूंगा। अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो दक्षिणी जिले का भरण पोषण कैसे करूंगा? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं देना चाहता। मुझे डर है कि पहाड़ों में कुछ हो गया तो तुम्हारी वंश परंपरा खत्म हो जाएगी। मैं वादा करता हूं, कोई लापरवाही नहीं करूंगा। पहले मैं सीखूंगा, उनके निर्देश सुनूंगा और कभी अकेले नहीं भटकूंगा। जियांग श्याओबाई बहुत ईमानदारी से बोला और घुटनों के बल बैठ गया। बूढ़े गांव प्रधान का दिल पिघल गया। ठीक है बूढ़े, मैं तुम पर एक बार और भरोसा करता हूं। वो अपनी मिट्टी की झोपड़ी में लौटा। जियांग श्याओबाई ने उत्साह से बंदूक का केस खोला। अंदर इस युग की सबसे शानदार टाइप 56 राइफल थी। हे भगवान, क्या खजाना है! ये बंदूक स्पष्ट रूप से ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुई थी, लगभग नहीं थी। वो सचमुच भाग्यशाली था। इस बंदूक के साथ वो 70 मीटर के अंदर भालू भी मार सकता था। केस में बंदूक के साथ 3 गड्डियां 7.62 mm की गोलियां पीले कागज में लिपटी हुई थी। साथ में एक एक्स्ट्रा मैगजीन भी थी। बंदूक में काफी गोलियां थी। अब इंतजार किस बात का? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जियांग श्याओबाई ने भौएं चढ़ाईं और सहज रूप से बंदूक को बिस्तर के नीचे छुपा दिया। कौन है? बाहर से एक साफ मीठी आवाज आई। ये श्याओबाई की मंगेतर मुलान जी थी। प्रिय, क्या बात है? जल्दी अंदर आओ। वो आज्ञाकारी ढंग से कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और मुड़कर देखा कि लड़की अपनी पीठ के पीछे 2 काली चीजें छुपाए हुए है। जंगल में 2 तीतर। दूसरी ओर लाओ लियू नाम का एक व्यक्ति पास में छिपकर देख रहा था। उसने टाइप 56 ऑटोमेटिक राइफल सेट की। जब दोनों तीतर और बंदूक की नली एक सीधी लाइन में आए तो उसने बिना हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। एक गोली चली और गोली ने दोनों तीतरों को एक साथ बेध दिया। वे वाकई 2 तीतर थे। जियांग श्याओवाई ने राहत की सांस ली। उसके दिल में उत्साह था। उसकी आंखें चमक उठी। वे छोटे भी नहीं थे। नर तीतर कम से कम 5 जीन यानी 2.5 किलो का होगा और मादा कम से कम 4 जीन की होगी। चूंकि वे अभी गहरे जंगल में नहीं गए थे, इसलिए उसने एक को तुरंत भूनकर खाने का निर्णय लिया। श्याओबाई ने मादा तीतर को वहीं भूनने का निर्णय लिया। कुछ मिनटों में आग जल गई। उसने तैयार किए गए तीतर को एक लकड़ी पर पिरोया और आग में डाल दिया। जैसे जैसे आग गर्म होती गई, तीतर की चमड़ी सुनहरी होने लगी और उसमें से तेल की बूंदें टपकने लगी। श्याओबाई एकटक देखता रहा। 10 मिनट बाद तीतर पूरी तरह भुन गया। बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम, सुनहरा और स्वादिष्ट। श्याओबाई और इंतजार नहीं कर सका। उसने एक टांग तोड़ी और घुमाते हुए खाने लगा। मजेदार! अगर इसमें बारबेक्यू मसाला होता तो और भी बढ़िया होता। इस समय उसने बैग से एक मोटा ग्राम का केक निकाला जो उसकी मंगेतर मुलान जी ने उसे देते समय दिया था। खा पीकर जियांग श्याओबाई फिर पहाड़ों की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक खड़ी चट्टान के नीचे पहुंचा। ऊपर देखा तो धुंध से घिरा एक ऊंचा पहाड़ नजर आया जिसका अंत दिखाई नहीं देता था। जियांग श्याओबाई ने गहरी सांस ली और चट्टान पकड़कर चढ़ाई शुरू कर दी। इस पहाड़ पर जरूर कुछ अच्छी चीज होगी, जल्द ही। उसने पहाड़ के किनारे पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म देखा। प्लेटफॉर्म काफी बड़ा था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उस पर हेशोवू की पत्तियां और डालियां दिख रही थीं। डालियां मोटी और बड़ी थीं, मतलब ये काफी पुराना था। बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग श्याओबाई प्लेटफॉर्म पर कूद गया। फिर वो हेशोवू की बेलों की ओर बढ़ा। जड़ें मोटी थीं और पत्तियां सूख चुकी थीं। ये काला है,
ये बेहद दुर्लभ बैंगनी पत्ती वाला हेशोवू है। मुझे याद है 2025 में एक विदेशी ने सिचुआन से आधा पाउंड से भी कम बैंगनी पत्ती वाला हेशोवू $5 लाख में खरीदा था। फिर शाओबाई ने कमर से एक जंग लगा हुआ चाकू निकाला और चट्टान की दरार में धीरे धीरे मिट्टी खोदने लगा। वो कोई तेज हरकत नहीं करना चाहता था, कहीं हेशोवू को नुकसान न पहुंचे। चट्टान के टुकड़े गिरते गए और धीरे धीरे हेशोवू का फल बाहर आने लगा। हाँ, काली त्वचा, सच में बैंगनी पत्ती वाला हेशोवू है। ये तो बहुत बड़ी कमाई होने वाली है। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद शाओबाई आखिरकार इसे निकालने में सफल हो गया। ये पौधा कम से कम 8 लियांग यानी 400 ग्राम बल्कि 1 किलो के करीब था। आने वाले समय के भाव के हिसाब से ये कंजर्वेटिवली $10 लाख से भी ज्यादा का हो सकता था। जियांग शाओबाई ने इसे सावधानी से कपड़े के थैले में रख लिया। सिर घुमाए तो दीवार पर डेंड्रोबियम दिखा। हे भगवान, क्या ये लेजेंडरी न्यूबी प्रोटेक्शन पीरियड है? इस युग के भाव के हिसाब से 1 किलोग्राम 10 बॉक्स। जियांग शाओबाई ने तुरंत एक बोरा निकाला, सब कुछ पैक किया और ले लिया। अगले कुछ दिनों में उसने 3 तीतर और 2 खरगोश शिकार किए। आज की कमाई अच्छी थी। वापसी में उसे अगस्त फल का एक पेड़ मिला, असली खजाना, फलों का राजा। मौसम था इसलिए उसने कुछ तोड़कर घर ले जाने का फैसला किया। एक टोकरी भर ली। सूरज ढलने वाला था। जियांग शाओबाई ने अपनी कमाई का हिसाब लगाया। बैंगनी हेशोवू, डेंड्रोबियम, 4 खरगोश और मोटे खरगोश। घर पहुंचकर शाओबाई ने हेशोवू और डेंड्रोबियम को बाहर सुखाने के लिए फैला दिया। शिकार किए गए जानवरों को बांधकर छत की शहतीर पर लटका दिया। एक तो हवा लगे और सड़े नहीं, दूसरे जानवर उन्हें न चुरा लें। ये सब करने के बाद जियांग शाओबाई अपने पुराने टूटे बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद की और सो गया। वो अगले दिन दोपहर तक सोता रहा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने मुलांजी को आंगन के बाहर बैठे देखा। ओह, तुम यहां कैसे आई? मुलांजी ने पास से एक छोटा कपड़े का थैला उठाया। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। थोड़ा है लेकिन काफी भरपूर है। मैंने देखा तुम्हारे घर में बर्तन भांडे कुछ नहीं है और डर था कि लौटकर तुम्हें खाने को कुछ ना मिले, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया। कहते हुए उसने छोटा थैला जियांग शाओबाई को दे दिया। जियांग शाओबाई ने थैला खोला तो 3 उबले हुए शकरकंद और 4 काले मक्के के रोटी के टुकड़े थे। ये एक छोटे परिवार के 2 वक्त का खाना था। मूर्ख लड़की, इतना खाना मुझे दे रही हो, तुम खुद क्या खाओगी? मैं कम खा लूंगा। अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो तुम हमारे परिवार की स्तंभ हो। मैं थोड़ा भूखा रह सकता हूं, लेकिन तुम भूखी नहीं रह सकती। मुंह नानजी के सरल शब्द जियांग शाओबाई के सीने पर 1000 किलो का बोझ लग रहे थे। नानजी, तुम जैसी पत्नी मिलना मेरे पिछले जन्म का पुण्य है। इस जिंदगी में मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश लड़की बनाऊंगा। तुम अब ऐसा मत बोलो, बहुत शर्म आती है। ठीक है मेरी प्रिय, मैं ये सब खाना अकेला नहीं खा सकता, साथ में खाते हैं। ये खास तुम्हारे लिए लाया था। तुम्हारे घर में खाने को कुछ नहीं है, इसलिए इसे रात के खाने के लिए रख लो, या फिर साथ में खा लें। देखो, कल दोपहर में पहाड़ पर शिकार करने गया था और अच्छी कमाई हुई है, इसलिए खाने की कमी नहीं है। मैं इन चीज़ों को बेचने काउंटी जाऊंगा। तुम अकेले पहाड़ पर गई थी, मुझे पता था तुम खतरे की चिंता करोगी, इसलिए कल तुम्हें नहीं बताया। मेरे पिता शिकारी थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। चिंता मत करो, लेकिन पहाड़ बहुत खतरनाक है। वहाँ बाघ और भालू हैं, सुना है वे इंसान को भी खा जाते हैं। बहुत खतरनाक है। देखो, मैं ठीक हूं। इसके अलावा मैं अंदर तक नहीं गया, सिर्फ बाहर के हिस्से में रहा। छोटा शिकार यहां सुरक्षित है। तुम जैसी खूबसूरत पत्नी होने के बाद मैं मजाक नहीं कर सकता। अरे हाँ, मैंने पहाड़ पर कुछ फल भी तोड़े हैं, बाद में ले जाना। फल काफी स्वादिष्ट है, लेकिन बीज ज्यादा हैं। और हाँ, ये अगस्त का फल है। जहां तक तीतर और खरगोश की बात है, मैं उन्हें तुम्हारे पास नहीं ले जाऊंगा। आज रात में बर्तन भांडे खरीद लूंगा और उन्हें पकाऊंगा। आओ, यहाँ खा लो। आज रात में तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा, तुम अकेले खा लेना। कैसे नहीं आओगे? ये चीजें तो मूल रूप से तुम्हारे लिए शिकार की हैं। मेरे पास अपना खाना है। इसके अलावा रात को आना तुम्हारी प्राइवेसी के लिए ठीक नहीं, लोग गप्पे उड़ाएंगे। अब तो मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ बना रहा हूं। तुम जो खा रहे हो उसमें क्या गलत है? जो कोई भी चुगली करेगा मैं उसका मुंह सी दूंगा। ठीक है, मैं कर सकता हूं, लेकिन कृपया तुम शराब मत पीना। वातावरण अचानक अजीब हो गया। दोनों के चेहरे लाल हो गए, जैसे कोई याद आ गई हो। लांजी शर्म से सिर झुका ली। उसके शरीर का एक हिस्सा अभी भी हल्का दर्द कर रहा था। जब वो एक राहगीर से मिली तो उसने कपड़े ऊपर करके अपना बड़ा खजाना दिखाया। सौदा पूरा होने के बाद वो जल्दी से छिप गई, अगले लक्ष्य का इंतजार करने लगी। तभी सूखे हेशोवू और डेंड्रोबियम लेकर जियांग शाओबाई धीरे धीरे आ रहा था। कोई आ रहा है, काले कपड़ों वाले एक आदमी ने जल्दी से उसका स्वागत किया। भाई, तुम अभी गांव से आ रहे हो ना? शहर में सामान खरीदने आए हो? सट्टेबाजी करने वाले छोटे व्यापारी जो बिना पकड़े काम करते हैं, उनके पास कुछ न कुछ हुनर जरूर होता है। बाजार जल्दी खुलने वाला है। रिश्ता बनाने में भी कोई हर्ज नहीं। तुमने मुझे क्यों बुलाया? झांग ने हिलाकर सिर हिलाया, फिर अपनी चमड़े की जैकेट का कोना उठाया। कैसा लगा भाई? इच्छुक हो? मैं तुम्हें डिस्काउंट दे सकता हूं। तुमने क्या पहना है? भाई, ये बात करने की जगह नहीं है, चलो बताओ। उसने जल्दी से जियांग शाओबाई का हाथ पकड़ा और एक छोटी गली की ओर ले गया। जानकारी जुटाने का अच्छा मौका था, शायद। थोड़ी देर बाद दोनों एक सुनसान गली में पहुंच गए। झांग ने अपनी जैकेट पूरी तरह ऊपर कर दी। भाई, मैं डींग नहीं मार रहा। जो भी टिकट चाहिए, भले ही अभी मेरे पास ना हो, मैं जरूर दिलवा दूंगा। बस तुम्हारे पास काफी पैसे हो। क्या तुम बस टिकट ले सकते हो? बस टिकट? बिल्कुल। उसमें आगे कहा, ये दाम है। ये आम आदमी के बस की बात नहीं। एक टिकट की कीमत कम से कम 20-30 हजार। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं? तो तुम किस तरह का टिकट खरीदना चाहते हो? मैं कुछ नहीं खरीद रहा, मेरे पास बेचने के लिए कुछ है।
मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कनेक्शन है या नहीं। मैं एक दुर्लभ औषधि बेचना चाहता हूँ, रेयर हेशोवू। हेशोवू तो हर जगह नहीं मिलता भाई, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो। अगर तुम्हारे पास बिक्री का चैनल है तो मैं 10 युआन इनाम के रूप में देने को तैयार हूँ, चाहे सामान बिके या ना बिके। हाँ भाई, मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा। बेशक, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो क्या तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? झांग ने सोचा और समझ गया कि कोई रिस्क नहीं है। वो जियांग शाओबाई के मुकरने से नहीं डरता था। 10 युआन अच्छी कमाई थी। उसने तुरंत जियांग शाओबाई को एक पुरानी जगह ले गया। छोटी इमारत के एंट्रेंस पर हथियार लिए 2 गुंडे खड़े थे। हम मास्टर लॉन्ग से मिलने आए हैं, नियम पता है ना? मास्टर लॉन्ग को देखते ही देरी नहीं करनी चाहिए। उसने बोरा एक तरफ रखा और हाथ फैलाकर सर छूने दिया। दोनों ने बिना समय गंवाए उसे ऊपर से नीचे तक टटोला। कुछ असामान्य नहीं मिला। ठीक है, अंदर जाओ। बाहर से देखने पर यह पुरानी ईंट की मकान लगता था, लेकिन अंदर आश्चर्यजनक रूप से शानदार था। दूसरे मास्टर, युवा मास्टर, ये तो श्याओले है। किस हवा ने तुम्हें यहाँ ला दिया? दूसरे मास्टर, युवा मास्टर, ये भाई कुछ बहुत अच्छी चीज लाया है जो मास्टर लॉन्ग को दिखाना चाहता है। युवा भाई, मेरे बड़े भाई ऊपर किसी से बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं, क्या हम देख सकते हैं तुम क्या लाए हो? कोई समस्या नहीं। अरे वाह, ये तो हेशो वू है। दूसरे मास्टर, आपकी नजर तो कमाल की है। ये काला क्यों है? आमतौर पर तो लाल या नारंगी होता है ना? क्या ये लेजेंडरी पर्पल ब्लड हेशो वू है? पर्पल ब्लड हेशो वू, हाँ ये वाकई लेजेंडरी पर्पल ब्लड हेशो वू है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं सोचता था कि ये सिर्फ किताबों में होता है, लेकिन हमारे इलाके में सच में मौजूद है। आज आंखें खुल गईं। पर्पल ब्लड हेशोवू क्या होता है? ये भी हेशोवू ही है। श्याओजिए, जाकर अपने पिता और बॉस शू को बुला लाओ, शायद उन्हें भी दिलचस्पी हो। थोड़ी देर बाद बड़े बेटे ने मास्टर लॉन्ग और सूट पहने एक मध्यम आयु के व्यक्ति को जल्दी से नीचे ले आए। पर्पल ब्लड हेशोवू कहाँ है? यही है। बॉस शू, कृपया बैठिए। बॉस शू ने मौजूद सभी लोगों को नजरअंदाज कर दिया। उनकी पूरी नजर टेबल पर रखे गहरे बैंगनी हेशोवू पर अटक गई। फिर उन्होंने सावधानी से उसे उठाकर सूंघा। मैं हेशोवू चाहता हूँ, ये सच में असली है। युवक, क्या तुम ये पर्पल ब्लड हेशोवू मुझे बेच सकते हो? अपनी कीमत बताओ। ये बहुत दुर्लभ चीज है, कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। मैं 3 कमरे का अनुमान लगा रहा हूँ। क्या कहते हो युवक? डील। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चूंकि मिस्टर शू को पसंद है, इसलिए मैं इसे आपके लिए खरीद लेता हूँ। नहीं नहीं मास्टर लॉन्ग, आप इतना खर्च कैसे कर सकते हैं? कृपया मना ना करें, ये ज्यादा पैसे नहीं है, बस भविष्य में ज्यादा सहयोग की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर लॉन्ग। अब से मेरा शू का फार्मास्यूटिकल कंपनी पूरे जेन्यून प्रांत में आप पर निर्भर रहेगा। अरे नहीं, ये तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलिए ऊपर चलकर बात करते हैं, बाकी काम इन्हें संभालने दो। ऊपर जाकर मिस्टर शू अभी भी अपने हाथों में रखे खजाने को देख रहे थे। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि ये यात्रा इतनी फायदेमंद होगी। ना सिर्फ डील हुई, बल्कि एक पर्पल ब्लड हेशो वू भी मिल गया, जो पूरी जिंदगी की कमाई के बराबर था। मास्टर लॉन्ग ने समझ लिया कि जो युवक इस औषधि को नियंत्रित कर रहा था वो साधारण व्यक्ति नहीं था। वो या तो पारंपरिक चीनी चिकित्सा परिवार से था या बहुत ज्ञान रखता था। वो निश्चित रूप से एक प्रतिभा थी। मिस्टर शू, अगर हम सहयोग करना चाहते हैं तो हमें वाकई उच्च स्तर के औषधि ज्ञान वाले व्यक्ति की जरूरत है। आखिर हम दोनों कंपनियां फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सहयोग कर रही हैं। अगर किसी को पारंपरिक चीनी चिकित्सा का ज्ञान न हो तो सहयोग शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। मिस्टर शू, चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। चलिए अनुबंध साइन करते हैं। नीचे दूसरे मास्टर और बड़े बेटे जियांग श्याओबाई को इतनी मदद मिलने पर बहुत खुशी थी। भाई श्याओबाई, आज का सहयोग सच में तुम्हारी वजह से हुआ। तुम शैन परिवार के भाग्यशाली सितारे हो। ये लो 3000 रुपए, गिन लो। जियांग श्याओबाई ने पैसे बिना गिने ही अपनी जेब में डाल लिए। बड़े बेटे मजाक कर रहे हैं, मैं तो एक युवा लड़का हूँ, शैन परिवार का भाग्यशाली सितारा बनने लायक कहाँ हूँ। मिस्टर शू बाहर से आए हैं और शैन परिवार के साथ औषधि उद्योग में सहयोग कर रहे हैं। उस छोटी घटना के बाद लगता है कि अब हमें औषधियां मिलते ही सीधे शैन परिवार के माध्यम से बेचनी होंगी। हमें बिक्री की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भाई का व्यवहार बहुत विनम्र था। इतनी बड़ी रकम मिलने पर भी उसने चुपचाप जेब में रख ली। बिना किसी दिखावे के वो निश्चित रूप से बड़ा आदमी बनेगा। गहरी दोस्ती के लायक है। धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बाहर बहुत सारे अस्थिर लोग हैं। बाद में हमारे साथ खाना खा लो, मैं किसी को तुम्हें घर छोड़ने को कह दूंगा। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद युवा मास्टर। सामान बेचने के अलावा मुझे शहर में और भी बहुत कुछ खरीदना है, इसलिए कोई तकलीफ न करें। अरे हाँ, इस थैले में मेरे पास लगभग 10 किन डेंड्रोबियम है। क्या आप में दिलचस्पी होगी? मेरा शैन परिवार सभी औषधियां खरीदता है भाई, ये अच्छी चीजें हैं। मैं ये सारा डेंड्रोबियम ले लूंगा। मुझे लगता है ये छोटा आधा बोरा 10 से 20 किलो के बीच में होगा। मैं तुम्हें 20 किलो के हिसाब से 8 रुपए प्रति किलो दूंगा, कैसा रहेगा? धन्यवाद युवा मास्टर, लेकिन ये छोटा आधा बोरा अधिक से अधिक 15 किलो है। सप्लाई और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सिर्फ 3 से 4 रुपए देती है, लेकिन शैन जी मुझे 8 रुपए दे रहे हैं। वो मुझसे दोस्त बनाने आया है, वो दोस्ती के लायक है। जियांग श्याओबाई ने अपने बगल में खड़े झांग ले की ओर देखा। मुझे अब बहुत सारी टिकटों की जरूरत है। देखो भाई, क्या तुम मुझे कुछ दिलवा सकते हो? किस तरह की टिकट चाहिए? बस बोल दो। साइकिल टिकट, घड़ी टिकट, 50 किलो अनाज टिकट और बर्तन भांडों की टिकटें, आखिर में 10 किलो मांस टिकट। झांग ले ने मूल भाव पर टिकटें दी। इन टिकटों की कीमत लगभग 80 रुपए थी। पहले तय किए गए 10 रुपए इनाम को मिलाकर जियांग श्याओबाई ने तुरंत उसे 100 रुपए दे दिए। भाई श्याओबाई, ये क्या कर रहे हो? मैं तो टिकटों का मूल भाव ही लेना चाहता हूँ, तुमसे एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं कमाऊंगा। बाकी रख लो। भाई ले, ये पहले से तय था। अब सामान बिक गया है तो इनाम देना तो बनता है। आखिर हर काम में लोग थोड़ा बहुत कमा ही लेते हैं। तुम बस गुजर बसर कर रहे हो ना, भाईचारा निभाओ। आगे कभी टिकट चाहिए तो बस अपने भाई से कहना। जियांग श्याओबाई ने सिर हिला दिया और सप्लाई और मार्केटिंग कोऑपरेटिव में घुस गए। नमस्ते, मुझे कुछ सामान खरीदना है। कोई सेल्स क्लर्क है? चिल्ला क्या रहे हो? देख नहीं रहे क्या चल रहा है? ये क्या बदतमीजी है? सरकार तुम्हें सुरक्षित नौकरी देती है
और तुम लोगों से ऐसे बर्ताव करते हो? अगर नहीं कर सकते तो अपनी जगह किसी और को दे दो। हे, तुम जैसे गांव के गरीब को क्या अधिकार है हमें आलोचना करने का? हाँ, यही हमारा रवैया है। खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो चले जाओ। इसके अलावा तुम्हारी गरीब सूरत देखकर लगता है क्या तुम खरीद भी पाओगे? साइकिल टिकट, घड़ी टिकट, ये कैसे हो सकता है? गांव के गरीब को ये सब टिकटें कहाँ से मिल गई? जरूर चोरी की होंगी। बदबूदार औरत, अपनी जुबान संभालो। तुम सरकारी कर्मचारी होकर भी कमाल के हो। ना सिर्फ कमाने वालों से बदतमीजी करते हो बल्कि लोगों पर चोरी का इल्जाम भी लगाने लगे हो। अगर आज साफ साफ जवाब नहीं दिया तो मैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ब्यूरो में रिपोर्ट कर दूंगा। क्या नाटक कर रहे हो? तुम सोचते हो हमारे बॉस को जानते हो? किसे डरा रहे हो? तुम मुझे डरा सकते हो। बॉस ली को मास्टर लॉन्ग ने तरक्की दी है। एक को निकालना कुछ नहीं, कई को निकाल सकते हैं। मैंने बाहर तुम्हें चिल्लाते सुना था। तुम्हारा नाम ली जिन हुआ है ना? चिंता मत करो, अगर कल तुम यहां काम कर रही थी तो मैं झांग ले अपना सर नेम बदलकर तुम्हारा रख लूंगा। दूसरे दो क्लर्क झांग ले के घमंडी अंदाज को देखकर तुरंत पीछे हट गए। वे नौकरी बदलना नहीं चाहते थे। हाँ, सब ली जिन हुआ ने किया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये सब उसी ने किया है, हमारा कोई संबंध नहीं। तुम हमारा क्या बिगाड़ा है? हम तुम्हारे साथ दोष नहीं बांटेंगे। तुम दोनों इंतजार करो, अगर मैं नौकरी से निकली तो तुम लोगों की भी नहीं छूटेगी। कौन किससे डरता है? कौन किससे डरता है? बस बहुत हुआ, पहले ये सब सामान का हिसाब लगाओ। खरीदारी पूरी होने के बाद जितना मन करे लड़ो, समझे? जल्दी से मेरे भाई को सामान निकाल कर दो। ये सुनकर बाकी दोनों सेल्स क्लर्क तुरंत सक्रिय हो गए और जियांग शियाओबाई को चाहिए सामान निकालने लगे। कॉमरेड, और कुछ चाहिए तो बताइए। कुल 456 युआन हुए। भाई ले, पहले वाली बात के लिए शुक्रिया। जब फिर शहर आऊंगा तो तुम्हें एक ड्रिंक पिलाऊंगा। ठीक है, मैं अब चलता हूं, फिर मिलेंगे। फिर जियांग शियाओबाई साइकिल पर बैठ गया। विभिन्न सामान लेकर घर वापस आते हुए जियांग शियाओबाई दरवाजे पर पहुंचा ही था कि शेन युए तेजी से भागती हुई आई। शियाओबाई, बड़ी मुसीबत हो गई। लियू युआन ने मू नानजी पर चोरी का झूठा आरोप लगाया है और उसे कम्यून में घसीट कर ले जा रही है। तुम्हें तुरंत मदद करनी होगी। डैम इट, सवाल पूछने का समय नहीं था। जियांग शियाओबाई तेजी से कम्यून की ओर भागा। मूनानजी, तुम बेशरम कमीनी कहीं की, कल ही उस बदमाश से शादी की और आज ही चोरी करना सीख गई। क्या इंसान हो तुम? मैंने आपका पैसा नहीं चुराया। अभी भी जिद कर रही हो? तुमने हमारा पैसा नहीं चुराया तो फिर तुम्हारे कमरे की अलमारी में पैसा कैसे मिला? मुझे नहीं पता। अचानक लियू युआन ने मूनानजी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसका गोरा सुंदर चेहरा तुरंत सूज गया। तुम ज्ञान युवती हो, मामला अभी जांचा भी नहीं गया है, किसी को मारने का क्या अधिकार है? गांव प्रधान, इसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। पैसा मूनानजी की अलमारी में मिला है। अगर उसने नहीं चुराया तो किसने चुराया? ये मत सोचो कि तुम्हारे गांव के बदमाश से शादी कर ली है तो हम उसे बचा लेंगे। उसने पैसा चुराया है, ये सच है। आपको निष्पक्ष फैसला करना होगा, वरना हम काउंटी पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। रिवान, पैसा वापस मिल गया है, इतना बड़ा मामला बनाने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, हम सब ज्ञान युवती हैं, उसके साथ इतना सख्त बर्ताव करने की जरूरत नहीं। नानजी, रिवान, इतना बड़ा मुद्दा बनाने से सबके लिए बुरा होगा। मैं तुम सबकी मदद कर रही हूं, फिर भी तुम उसकी तरफ क्यों बोल रहे हो? क्या तुम लोकप्रिय नहीं होना चाहते? तो मैं पूरी तरह अकेले पड़ जाऊंगी। तुम्हें इतने सारे लोग क्यों सपोर्ट करते हैं? भले ही उसने चोरी की हो, फिर भी इतने लोग उसकी तरफदारी कर रहे हैं। क्यों नहीं? मैं चाहती हूं कि वो जेल जाए। तभी जियांग शियाओबाई आ पहुंचा। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। जो भी मेरी पत्नी को जेल भेजने की कोशिश करेगा मैं उसे गोली मार दूंगा। शियाओबाई, मैंने उनका पैसा नहीं चुराया, मैं जेल नहीं जाना चाहती। ठीक है, मुझे यकीन है कि तुमने पैसा नहीं चुराया। कोई बात नहीं, तुम जेल नहीं जाओगी। डर गई हो ना? मैं यहां हूं, जो भी तुम्हें जेल भेजने की कोशिश करेगा मैं उसे गोली मार दूंगा। जियांग शियाओबाई ने मुलान के चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखा और गुस्से से खून खौल उठा। किसने मारा है? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लियू युआन ने मारा था। डर के मारे कांपती और बोलने की हिम्मत न कर पा रही लियू युआन को देखकर जियांग शियाओबाई ने सब समझ लिया और ठंडी नजरों से उसकी तरफ बढ़ा। आगे खड़ी महिला ज्ञान युवतियां पीछे हट गईं और लियू युआन जोर से धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। जियांग शियाओबाई ने तुरंत लातों घूंसों की बौछार शुरू कर दी। जैसे ही वो और मारने वाला था, किसी ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, अगर तुम ऐसे मारते रहे तो इसे मार ही डालोगे। अगर ये मर गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर तुम मर गए तो मैं नहीं रोकूंगा। तुम्हारी पत्नी का क्या होगा? तुम्हारी शादी को अभी 3 दिन भी नहीं हुए, क्या तुम उसे विधवा बनाना चाहते हो? हाँ, अब मैं अकेला नहीं हूं। वो कमीनी औरत पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी, इसके लायक नहीं है। सही कह रहे हो, अब तुम पहले वाले छोटे बदमाश नहीं रहे, अब तुम्हारी पत्नी है तो परिवार के बारे में सोचो और बेवकूफ़ी मत करो। ठीक है, अब चोरी वाले मामले पर बात करते हैं। गांव प्रधान महिला ज्ञान युवतियों के पास गए और एक एक से पूछताछ की। उनके जवाब एक जैसे थे। वे खेत में काम कर रही थी जब लियू युआन अचानक अपने कमरे में आई और बोली कि उसका पैसा गायब है। उसने उनसे अपना छिपाया पैसा चेक करने को कहा। सच में पैसा गायब था। मैं बहुत गुस्सा हूं, यह स्पष्ट रूप से मेरी पत्नी को फंसाने की साजिश है। तुम पढ़े लिखे लोग हो, दिमाग भी नहीं है, उसकी बात पर इतनी आसानी से यकीन कर लिया। सच में बेवकूफ हो। अगर मेरी पत्नी तुम्हारा पैसा चुराती होती तो क्या वो इतनी खुलेआम दिखाती? तुम सब हाई स्कूल पास हो, फिर भी इतना समझ नहीं है। क्या तुम सुअर हो? ये रिवान थी, हम सब उसकी बातों में आ गए थे। तुम झूठा आरोप लगा रही हो, तुम ही हो। तुम ही ने जिद की कि नानजी ने पैसा चुराया है और हमें पकड़कर कोऑपरेटिव ले जाने को कहा। तुमने हमें गुमराह किया, हमें यकीन दिलाया कि सच में नानजी ने चुराया है। तुम बस हमें इस्तेमाल करके नानजी को फंसाना चाहती थी। कितनी शैतान हो। तुम ही हो, तुम हमेशा जलती रहती हो। नानजी एक बात, लेकिन तुमने हमें भी नुकसान पहुंचाने की साजिश की। तुम
नहीं, ये लो विंग गैंग ने मुझे करने को कहा था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, सब उसका आइडिया था। लो विंग गैंग, वो जो हमेशा शालीन और विनम्र रहता है। लियू रिवान, तुम मुझे बदनाम करने की हिम्मत करती हो? विश्वास करो, मैं तुम्हें इस गांव से कभी बाहर नहीं जाने दूंगा। लो विंग गैंग, अगर तुम साफ साफ नहीं बताओगे तो मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। फिर कैसे निपटाया जाएगा ये मेरे बस में नहीं होगा। मुझे शुरू में लगा कि ये लियू रिवान की जलन और ईर्ष्या की बदला है। क्या ये मेरी पत्नी का कोई दीवाना है? लेकिन दीवाना होने पर भी ऐसा क्यों करेगा? गांव प्रधान, आपने देखा है मैं लिंजिया गांव में आने के बाद कैसे व्यवहार करता हूं। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं? ये स्पष्ट रूप से कॉमरेड रिवान मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। कृपया पूरी जांच करें। क्या सच में तुमने कॉमरेड रिवान को ऐसा करने को नहीं कहा? मेरा मुंह जीचिंग से कोई दुश्मनी नहीं, मैं उसे निशाना क्यों बनाऊंगा? मुंह जीचिंग, शियाओबाई, तुम लोगों को कुछ कहना है? मुंह नानजी आधा शरीर जियांग शियाओबाई के पीछे छिप गई। झांक कर लो विंग गैंग को देखा। उसकी आंखें कुछ डरावनी लग रही थी। जियांग शियाओबाई ने भी ये नोटिस किया और तुरंत आगे आ गया। अपनी देह से मुंह नानजी को ढकते हुए उसने सीधे लो विंग गैंग को घूरा। गांव प्रधान, अब इसे यहीं छोड़ देते हैं, जियांग शियाओबाई ने कहा और मुंह नानजी का हाथ पकड़कर घर की ओर चल पड़ा। वो लो विंग गैंग के पास रुका। लो विंग गैंग, तुमने किया या नहीं मुझे अच्छी तरह पता है। चूंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ पूरा खेल खेलूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अंकल से गिरफ्तार नहीं करवाऊंगा। मैं तुम्हें अपने तरीके से मारूंगा। वीडियो अपलोड करने में देरी के लिए माफी चाहता हूं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो 5000 लाइक और 250 कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हमारा लक्ष्य 5000 सब्सक्राइबर का है। मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ कौन कौन मंगा और एनिमे का शौकीन है।